हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप बीपीएससी, सिविल कोर्ट, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हिंदी ग्रामर के दोस्तों फर्स्ट चैप्टर यानी वर्ण विचार और भाषा के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डीपली से अध्ययन करेंगे। इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे दोस्तों। और इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, तो दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे भाषा का परिभाषा। भाषा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, भाषा व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं दोस्तों। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं बोल रही हूं और आप दोस्तों सुनकर मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, तो वह किसके द्वारा दोस्तों? तो भाषा के द्वारा। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व दोस्तों यहाँ पर हमारा मिस प्रिंट है, पढ़कर होगा, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है, वह क्या है दोस्तों? तो भाषा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए दोस्तों कि आपको एक चॉकलेट की जरूरत है। इस बात को दोस्तों आप दो तरीके से दोस्तों बता सकते हैं। एक पहला है कि दोस्तों आप मुंह से बोलकर बता सकते हैं कि मुझे एक चॉकलेट दीजिए, या फिर दोस्तों दूसरा है कि आप कागज पर लिखकर बता सकते हैं। तो यही हो गया दोस्तों कि मनुष्य अपनी बातों को बोलकर या लिखकर दोस्तों प्रकट करता है दोस्तों किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? तो भाषा कहलाएगा। तो वह हमारा क्या हो गया? तो भाषा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा दोस्तों कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो बोलना है। जिसका अर्थ हमारा क्या है? तो बोलना है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा भाषा के रूप के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि दोस्तों भाषा के कितने रूप हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा के दोस्तों 3 रूप होते हैं। भाषा के कुल कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं दोस्तों। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों यह तीनों के बारे में ठीक से जानेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, मौखिक भाषा दोस्तों जो हम लोग बोल कर दोस्तों समझते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है दोस्तों, मौखिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो मौखिक भाषा कहलाती है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है। जैसे कि दोस्तों मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अपना बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। आप क्या है दोस्तों? श्रोता है, आप सुनकर मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे वार्तालाप, आप किसी भी व्यक्ति से दोस्तों बात करते हैं तो आप अपने मन के दोस्तों विचार भाव को आप प्रकट करते हैं, उस व्यक्ति के सामने बताते हैं कि ये हुआ वो हुआ, खुद के बारे में बताते हैं या फिर कुछ घटना हुआ उसके बारे में बताते हैं दोस्तों, तो वो क्या हो गया? तो भाषा हो गया। भाषा के द्वारा ही दोस्तों आप अपने मन के विचार को दोस्तों दूसरे व्यक्ति के सामने आप रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे टेलीफोन पर बातचीत, तो टेलीफोन पर बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों फोन पर, तो दूर का भी व्यक्ति दोस्तों हम लोग भाषा के द्वारा बोलकर दोस्तों हम लोग बात करते हैं फोन के जरिए। ध्यान दीजिएगा, मन का बात हम लोग शेयर करते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने। तो भाषण व रेडियो सुनना आदि, ध्यान दीजिएगा, भाषण अगर हम लोग टीवी पे सुनते हैं या फिर न्यूज देखते हैं दोस्तों, तो वो बोलता है, हम लोग समझते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे घर मकान गिर गया। अखबार हम लोग पढ़ते दोस्तों, तो वो लिखित रूप से हम लोग पढ़कर समझते हैं। और मौखिक रूप से जैसे टीवी में हम लोग न्यूज देख रहे हैं तो हम लोग मौखिक रूप से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा समझ में आ गया आपको। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को दोस्तों बोलकर प्रकट करता है, बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति क्या करके दोस्तों समझता है? तो सुनकर समझता है। हम बोलते हैं तभी आप सुनते हैं और सुनते हैं तभी आप समझते हैं कि नहीं? तो मौखिक भाषा कहलाती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग भाषा के दोस्तों दूसरे रूप के बारे में जानेंगे, जो कि दोस्तों दूसरा रूप हमारा क्या है? दूसरा भेद लिखित भाषा है दोस्तों। तो लिखित भाषा ध्यान दीजिएगा, लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
तो इस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, पत्रिकाएं, कहानी या फिर लेख। हम लोग कहानी सुनते हैं दोस्तों, तो वो लिखा हुआ रहता है, हम लोग पढ़कर उस बात को समझते हैं कि कहानी में आखिर के दिया क्या है, क्या समझने के लिए दिया है, तो हम लोग लिखा हुआ रहता है और हम लोग उसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, जैसे दोस्तों यह बोर्ड पर दोस्तों मैं लिख दी हूँ, ये सब लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, परिभाषा आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम बोल रहे हैं, आप सुनकर भी समझ रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो इस रूप को हम लोग क्या कहेंगे, तो लिखित भाषा कहेंगे। तो लिखित भाषा दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया कि जब व्यक्ति दोस्तों अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, वह हमारा क्या हो गया, तो लिखित भाषा है। जैसे पत्र लिखना, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि डाकिया देता था दोस्तों, इस गांव से उस गांव, तो चिट्ठी देता था। जैसे कि किसी का भी बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया, तो वो अपनी मन की बात कैसे बताएगा अपनी फैमिली वालों को कि नौकरी लगा कि नहीं लगा, तो वो अब चिट्ठी के द्वारा दोस्तों बताता था अपने परिवार को, अपने माता पिता को बताता था चिट्ठी के द्वारा कि मुझे नौकरी लग गई। और दूसरा व्यक्ति क्या था कि पढ़कर बात को समझता था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, लिखित भाषा के अंतर्गत आ गया। अब हम लोग भाषा के दोस्तों तीसरे रूप के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक भाषा है। ध्यान दीजिएगा, जब संकेत या इशारे के द्वारा एक दूसरे को बात समझाई जाती है और समझी जाती है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे दोस्तों एक क्लासरूम है, ठीक है, वहां पे बच्चे लोग दोस्तों बहुत हल्ला कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अचानक से मैम या सर कोई आते हैं, तो दोस्तों अपने मुंह पर हाथ रखते हैं, तो बच्चा लोग इशारे से क्या समझता है कि मैम बोल रही है चुप रहने के लिए, हल्ला मत करो, तो सब साइलेंट मोड में हो जाता है दोस्तों। तो वो किसके द्वारा, तो सांकेतिक भाषा के द्वारा। जैसे ध्यान दीजिएगा, चौराहे पर सिग्नल द्वारा गाड़ी को नियंत्रित किया जाना। जैसे दोस्तों आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, कोई चौराहा निकला, कोई चौराहा आया दोस्तों, और वहां पे आप लाल बत्ती को दोस्तों देखकर आप रुक जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं, इशारे से आप समझते हैं दोस्तों, वह क्या हो गया, सांकेतिक भाषा ही हो गया। आप देखकर समझते हैं कि लाल बत्ती अभी जल रही है, तो अभी हम वहां पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो रुकना चाहिए। हरी बत्ती जलने के बाद ही दोस्तों आप वहां से निकलते हैं। एक प्रकार का दोस्तों आपको संकेत मिलता है उस सिग्नल के द्वारा। जैसे कि दोस्तों आपको सिर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो आप सिर पकड़कर दोस्तों 32-36 मुंह बना लीजिए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, आप बस सिर पकड़िए और 32-36 मुंह बना लीजिए। आपके सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा दोस्तों, आपको देखेगा तो वो पकड़ लेगा, वो समझ जाएगा कि आपको क्या दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है। तो वो किसके माध्यम से दोस्तों, तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे दोस्तों भारत की प्रमुख भाषाएं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रमुख भाषाएं, ध्यान दीजिएगा, भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है। भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है दोस्तों। कैसे, तो भारत में कई सारा दोस्तों स्टेट होता है, तो दोस्तों कई सारे स्टेट में अलग अलग दोस्तों भाषा का यूज होता है। भारत बहुत सारी भाषाओं का देश है, परंतु सरकारी कामकाज में व्यवहार में लाई जाने वाली मुख्यतः 2 भाषाएं हैं दोस्तों। कौन कौन है, तो हिंदी और अंग्रेजी है दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी है। सरकारी कामकाज में मुख्यतः 2 ही भाषा का दोस्तों यूज हम लोग भी करते हैं, हिंदी और इंग्लिश का यूज करते हैं हम लोग। तो दोस्तों भारत का मुख्य हमारा भाषा कितना हुआ दोस्तों, 2 भाषाएं हुआ दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी है। लेकिन भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं का मान्यता दोस्तों प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को दोस्तों मान्यता प्रदान की गई है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के मुताबिक दोस्तों कुल कितना है, 22 भारतीय भाषाओं का दोस्तों मान्यता दी गई है। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा 22 भाषाएं हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों जानना। संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती जो गुजरात में बोला जाता है दोस्तों, मराठी, पंजाबी जो पंजाब में बोला जाता है, कोंकणी, कश्मीरी जो कश्मीर में बोला जाता है, उर्दू, उड़िया, असमिया जो असम में बोला जाता है दोस्तों, कन्नड़ जो कर्नाटक में बोला जाता है, बांग्ला, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी दोस्तों। यह कुल दोस्तों गिन लीजिए 22 भाषाएं हैं दोस्तों, जो कि मुख्यतः 22 भाषाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में दोस्तों 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है दोस्तों, जिसमें से ध्यान दीजिएगा 22 भाषाएं दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया दोस्तों। एक बार आप
इसको फिर से दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ ले और समझ ले। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे वर्ण के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी ग्रामर के दोस्तों हर चैप्टर से दोस्तों आपका प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए दोस्तों आप प्रत्येक चैप्टर पर दोस्तों प्रत्येक क्लास पर आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक क्लास में दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर दोस्तों ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दोस्तों लाएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे वर्ण क्या है। तो वर्ण दोस्तों उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे में आ ई का में हलंत है दोस्तों, ख में भी हलंत है, तो ये सब दोस्तों हमारा क्या हो गया, तो वर्ण हो गया दोस्तों, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा का है, ठीक है, का को हम लोग तोड़ सकते हैं दोस्तों क में हलंत जोड़कर और प्लस आ जोड़कर। का को हम लोग अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं दोस्तों तो हमारा क में हलंत प्लस क्या होगा, आ होगा। तो ये वाला का हमारा क्या दोस्तों, इसको दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। का को तो हम लोग तोड़ दिए, लेकिन ये का को हम लोग नहीं तोड़ सकते दोस्तों, ये का को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, तो वर्ण हो गया दोस्तों। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रहा है दोस्तों, जो बोल रहे हैं, जो आवाज निकल रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो ध्वनि कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, और कागज पर जो लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अक्षर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ण के दोस्तों दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो दो प्रकार होते हैं। पहला है स्वर्ण वर्ण और दूसरा है दोस्तों व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों इसका परिभाषा भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण का भी दोस्तों परिभाषा हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बारीकी से, वर्ण के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी हम लोग जान लेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, हमारा परिभाषा है, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे दोस्तों स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, उनमें से दोस्तों आ है, ठीक है। आ दोस्तों हम ध्यान दीजिएगा, यह कोई और वर्ण की सहायता से नहीं बना है दोस्तों, इसका हम लोग खंड भी नहीं कर सकते हैं, तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो वही हमारा क्या हो गया, स्वर वर्ण हो गया। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वर वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वर के भी दोस्तों दो भेद होते हैं। पहला है ध्यान दीजिएगा ह्रस्व स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ये 4 होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे अ ई उ री, तो उच्चारण हम लोग कर रहे हैं अ, तो इसमें क्या दोस्तों समय है जो हमारा क्या लग रहा है, तो कम लग रहा है दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। अब है स्वर का दूसरा भेद दीर्घ स्वर। जो स्वर ध्यान दीजिएगा, जो स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यह 7 है, आ ई बड़ी उ ए ओ और अ है, ठीक है दोस्तों। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि दीर्घ स्वर कितने हैं, तो दीर्घ स्वर दोस्तों 7 है। आ है, बड़ी ई है, बड़ी उ, ए ओ और अ है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे वर्णों के मेल वर्णमाला के बारे में दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला किसे कहेंगे दोस्तों, वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, तो वर्णमाला कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे अल्प प्राण क्या है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात दोस्तों जैसे कि ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण हमारा अल्प प्राण हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह दोस्तों ये आपको याद करने में दोस्तों बहुत ही आसानी होगी। यही आप दोस्तों याद कीजिएगा कि प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, तो अल्प प्राण कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंगा, इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा अल्प प्राण हमारा क्या क्या हो जाएगा, इनमें से तो पहला हो जाएगा यानी का,
तीसरा यानी ग हो जाएगा दोस्तों, और हमारा पांचवा यानी अंगा दोस्तों, यह हमारा क्या है तो अल्प प्राण है। कोई भी दोस्तों जैसे च वर्ग में च छ ज झ इया में दोस्तों हमारा अल्प प्राण क्या होगा तो पहला यानी च हो जाएगा, तीसरा यानी ज हो जाएगा, और पांचवा यानी हमारा क्या हो जाएगा तो इया हो जाएगा। तो यही हमारा तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों तो अल्प प्राण हो जाएगा दोस्तों। अल्प प्राण का परिभाषा दोस्तों आप यह वाला दोस्तों आप ये वाला परिभाषा दोस्तों याद कीजिएगा, ये वाला आप याद कीजिएगा दोस्तों, तो आपको बहुत ही आसानी पड़ेगी कि प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे महाप्राण। महाप्राण क्या है तो जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है दोस्तों तथा जिसमें हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं तो महाप्राण कहते हैं दोस्तों। अर्थात प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण दोस्तों महाप्राण है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा अल्प प्राण में दे दिया है कि पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण हो जाएगा, बाकी दोस्तों हमारा दूसरा बच्चा और चौथा बच्चा। तो दूसरा और चौथा हमारा क्या हो जाएगा तो महाप्राण हो जाएगा दोस्तों। खा और घा हमारा क्या हो जाएगा तो महाप्राण हो जाएगा दोस्तों। आप दोनों का दोस्तों यह परिभाषा दोस्तों जैसे में जो दिया है, आप दोनों का परिभाषा दोस्तों जैसे में जो दिया है, प्रत्येक व्यंजनों ध्यान दीजिएगा का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण है दोस्तों, यह आप याद कीजिएगा। और महाप्राण का दोस्तों परिभाषा आप ये वाला याद कीजिएगा दोस्तों, आपको आसानी पड़ेगी कि प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण दोस्तों महाप्राण है। इसे दोस्तों आपको याद रखना होगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप केयर कीजिएगा दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए दोस्तों कि पहला, तीसरा और पांचवा दोस्तों अल्प प्राण है, बाकी दूसरा और चौथा दोस्तों हमारा महाप्राण है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे संगम। संगम क्या है दोस्तों? संगम क्या है? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों तो संगम कहते हैं। जैसे मत जाना शब्द में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे में है मत जाना शब्द में मत जाना के बीच दोस्तों थोड़ा विराम है, तो उसी विराम को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों तो संगम कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वर्ण का दोस्तों उच्चारण करते समय कौन से वर्ण का दोस्तों कौन सा उच्चारण स्थान है, इसी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उच्चारण स्थान और वर्ण है। ठीक है, तो वर्ण हमारा है दोस्तों अ, आ, क, ख, ग, घ, हा और विसर्ग दोस्तों। इन सभी वर्णों का अगर हम लोग दोस्तों उच्चारण करते हैं तो इसका दोस्तों उच्चारण स्थान हमारा क्या है तो कंठ है। कंठ से हम लोग उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि क बोल रहे हैं तो क हमारा दोस्तों किससे है, इसका उच्चारण जब हम लोग कर रहे हैं का उच्चारण, तो इसका उच्चारण स्थान हमारा दोस्तों क्या है तो कंठ है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया और तलाबी सका दोस्तों उच्चारण स्थान क्या है तो तालु है। यानी तालु हम लोग किसे कहेंगे दोस्तों, जो कि जीभ दोस्तों टंग के ऊपर वाला जो भी हम लोग भाग है तालु, उसे ही हम लोग तालु कहते हैं दोस्तों। मूर्धा ध्यान दीजिएगा, मूर्धा उच्चारण स्थान हमारा कौन से वर्ण का है तो री का है। री, त्रा, टा, ठा, ड, ढा, रा और मूर्धनी सा दोस्तों, यह सभी दोस्तों वर्ण का अगर हम लोग उच्चारण करते हैं जैसे कि मूर्धनी सा, मूर्धनी सा में दोस्तों मूर्ध आ रहा है, मूर्धनी सा मूर्धा आ रहा है, तो दोस्तों मूर्धनी सा का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा तो मूर्धा हो जाएगा। अगला है ध्यान दीजिएगा दोस्तों ली, त, थ, द, ध, ना और ल, सा दोस्तों, इन सभी वर्ण का अगर हम लोग उच्चारण करते हैं जैसे कि सा, तो क्या है तो इसका दोस्तों वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा दंत हो जाएगा। यानी हमारा दोस्तों ला, ना, ता का अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं दोस्तों तो इसका उच्चारण स्थान हमारा दंत है। अगला है दोस्तों ध्यान दीजिएगा ओष्ठ। ओष्ठ यानी क्या है होठ। होठ से दोस्तों कौन से वर्ण का दोस्तों उच्चारण होता है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है हमारा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा उ है, बड़ी उ, प, फ, ब, भ। जैसे दोस्तों प हम लोग बोल रहे हैं प, फ, ब, भ, म, तो वो हमारा कहाँ से दोस्तों इसका उच्चारण स्थान क्या है, इस वर्ण का दोस्तों अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं प, फ, ब, भ, म, तो इसका उच्चारण स्थान हमारा दोस्तों लिप्स यानी होठ है, ओष्ठ। ठीक है, अगला है कंठ नासिका, यानी कंठ से भी और नाक से भी। नासिका मैंने क्या होता है दोस्तों, नासिका मीन्स क्या होता है दोस्तों तो नाक होता है, कंठ से भी और नाक से भी। तो अंगा दोस्तों अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं अंगा,
तो हम लोग कंठ से भी कर रहे हैं दोस्तों, और नाक से भी मतलब टच हो रहा है अंगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, कंठ नासिका दोस्तों हमारा अंगा हो जाएगा। अगला है मूर्धा नासिका, यानी मूर्धा नासिका यानी ज दोस्तों हम लोग बोल रहे हैं, तो यानी नाक से भी आ रहा है और मूर्धा से भी टच हो रहा है दोस्तों। उच्चारण स्थान हमारा ज का क्या हो जाएगा, तो मूर्धा भी और नासिका भी। अगला है, ध्यान दीजिएगा, दंत और ओष्ठ, यानी दांत भी और होठ भी। तो दोस्तों वा का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं वा, तो हम लोग लिप्स का भी यूज हो रहा है दोस्तों, और दांत का भी दोस्तों यूज हो रहा है। वा बोल रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ हो जाएगा, यानी दांत और होठ हो जाएगा। तालु और नासिका, यानी दोस्तों जीभ के ऊपरी भाग को हम लोग तालु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ना अगर हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों त्रविगिन्ना है, त्रविगिन्ना है दोस्तों, त्रविगिन्ना हम लोग बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा नाक से भी दोस्तों इसका उच्चारण स्थान नाक भी हो जाएगा और तालु भी हो जाएगा, ना हम लोग ना बोल रहे हैं, ठीक है। और अगला है ओष्ठ और नासिका, होठ और नाक। हम लोग ध्यान दीजिएगा माँ बोल रहे हैं दोस्तों, माँ, तो नाक से भी इसका उच्चारण स्थान हो गया दोस्तों, और होठ से भी उच्चारण स्थान हो गया, नाक से भी हो गया और होठ से भी हो गया माँ का उच्चारण स्थान। नासिका यानी नाक। अनुस्वार, स्वर का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार का दोस्तों उच्चारण स्थान हमारा नासिका हो जाएगा। ओ और औ का दोस्तों अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, ओ कंठ और ओष्ठ से हो रहा है, ओ और औ का हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, तो कंठ और ओष्ठ यानी कंठ का भी यूज हो रहा है और ओष्ठ का यानी होठ का भी यूज हो रहा है। अगला है ए और ए दोस्तों, ए हम लोग पढ़ रहे हैं ए, तो कंठ और तालु, तालु हम लोग किसे कहते हैं, जो जीभ का दोस्तों ऊपरी भाग है वो हमारा क्या हो गया, तालु हो गया। तो दोस्तों ए और ए का अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा, तो कंठ और तालु हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हिंदी ग्रामर क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों यह हमारा हिंदी ग्रामर का दोस्तों फर्स्ट चैप्टर भाषा और वर्ण विचार से था दोस्तों, सब्जेक्टिव। तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा दोस्तों अगले क्लास में दोस्तों, इसलिए आप दोस्तों प्रत्येक क्लास को आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। चैनल को आप यदि आप दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको हिंदी ग्रामर का दोस्त पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।